आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा नमस्कार सर। नमस्कार। आशा कर रहा हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और काफ़ी एक सप्ताह तक मैराथन अप जो काम करके आज जो है थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। सैटरडे नाइट है। कई साथी जो हैं इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें जो है एक वक्त मिलता है खुद को फिर से री एनर्जाइज करने के लिए, फिर से तैयार करने के लिए, और एक वर्क और लाइफ में बैलेंस करने के लिए एक ब्रेक मिलता है। और उस ब्रेक में हम क्या करते हैं, अपने पसंदीदा चीज करते हैं, अपने आप को जो है रिलैक्स करते हैं, और फिर से पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। अ, ये देखे होंगे कि जब आपको बड़ी सफलता मिलती है और लगातार सफलता मिलती है, उसके लिए आपको दैनिक तरीके से कोई काम को ऑटोमेटिक मोड पे ले जाना होता है। पढ़ने की आदत हो या कोई भी चीज़ हो, तो आप जो भी हो अपनी आदत की वजह से आप जब कार्य को लगातार करते हैं तो वो आदत बन जाती है और ऑटो मोड पे चला जाता है। फिर आपको एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं, याद दिलाने की जरूरत नहीं। आपका भगवान ने माइंड में इतने सारी चीजें दी हैं, अगर उसको सीख लिया जाए ना, तो वो सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, भले 1 घंटा पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए, हर दिन एक एक घंटा पढ़िए। सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो नमस्कार, स्वागत है एक बार। एक छोटा सा सर सेशन। जी नमस्कार, आ रही है आवाज। नमस्कार अनुज जी। कहाँ से बोल रहे हैं अनुज जी? कहाँ से सर आप? जबलपुर जबलपुर से बोल रहा हूँ सर, जबलपुर से। अरे वाह, तो संस्कार की धानी जबलपुर से बोल रहे जी हैं। जी, संस्कारधारी सर जी। तो जबलपुर का संस्कार है, और पढ़ाई के प्रति आपका प्यार है, और इसी तरह पढ़ते रहे तो जो मिलेगी सफलता वो आपके लिए उपहार है। हम्म। तो करते रहिए थैंक यही। यू सर, आप हैं तो बिल्कुल सफलता मेरे मिलेगी। मिलेगी मिलेगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, अभी मैं जबलपुर गया था, अनुज से मिला नहीं, है ना। अनुज को तो मैं भेजा था तस्वीर, शायद उसको पता नहीं होगा। तो और कई साथी मिलने आए थे। जबलपुर बहुत बढ़िया शहर है। जबलपुर संस्कार धानी है। सर और मुझे मालूम होता तो मैं जरूर आपको आपसे मिलता भी और आपको अपने घर भी लेके आता सर। हाँ, लेकिन मैं तो बताते रहता हूँ, शायद मेरे को याद नहीं आया आपका। लेकिन ग्रुप में मैं अपडेट करता रहता हूँ, आपने देखा नहीं होगा, है ना। हाँ सर, मैं सॉरी उसके लिए, मैं कोई भूल गया बात क्योंकि नहीं। मुझे मालूम नहीं रहा, नहीं तो मैं जरूर आपसे मिलता और आपको आपसे जरूर मिलता और लेके भी आता अपने घर सर। अरे वाह, प्रॉपर जबलपुर में है आप? जी हाँ, प्रॉपर जबलपुर में हूँ। ओके, बहुत ये बढ़िया। ये ये मेरा आप एक, दुर्भाग्य है, ये मेरा कि मैं आपसे मिल नहीं पाया और नहीं नहीं देख नहीं नहीं, पाया कि आप जबलपुर आए। कोई बात नहीं। मैं जबलपुर आया था, और बढ़िया जो है आनंद लिया, और कई साथी आए थे, उनसे मिला, मुलाकात किया। और मैं आता रहता हूँ, क्योंकि जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व के लिए काफ़ी जो है वो प्रसिद्ध है, माना जाता है। और वहाँ पर हरा भरा प्रकृति, और सबसे बड़ी बात, ये शहर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और इसे संस्कार धानी भी कहते हैं। और यहाँ पर एक न्यायिक राजधानी भी है, जहाँ पर डीआरटी वगैरह के केस चलते हैं, है ना अजीत, अनुज जी। जी सर, मध्य प्रदेश का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो यहीं पे हाई हाँ, कोर्ट जबलपुर में ही है। यहीं पर। राजधानी में ना होके और सबसे जबलपुर बड़ी में है। बात ना, यहाँ पर जो प्राकृतिक नज़ारा है, और उसका एक जलप्रपात जो वाटरफॉल है, भेड़ाघाट, जी वो हाँ, प्रसिद्ध है। बेड़ाघाट धुआंधार। हाँ, धुआंधार। और अगल बगल से संगमरमर की चट्टानें और भेड़ाघाट। और फिर उसके बाद नर्मदा नदी, जो ग्वारी घाट है ना, वहाँ का जो दर्शन है। और संगमरमर का शहर, नर्मदा का गहना, और मत पूछो क्या ही जबलपुर के बारे में कहना, है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत और सौंदर्य है। बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जहाँ उनको मिलता है मौका वहाँ जबलपुर में रहना। तो जी 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 संगमरमर जी। सा शहर और नर्मदा का गहना। तो ठीक है, अगली बार आएंगे तो मुलाकात करेंगे। नमस्कार कर रहे हैं सभी लोग। तो मैं कह सर रहा था बिल्कुल। कि कोई भी चीज़ लगातार करना चाहिए, क्योंकि नाव जो उस पार थी इस पार हो गई, नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, और
यूं ही कछुआ नहीं जीता खरगोश से, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी भले ही चाल धीमी हो, लेकिन लगातार होनी चाहिए। अच्छा, एक बार सूरत आइए, बोल रहे हैं सुमित कुमार जी। जरूर, मुझे लगता है बुलावा आने ही वाला है इस बार। सूरत हम जरूर आएंगे, और अहमदाबाद उतरेंगे। फिर उसके बाद जब जैसे ही खबर मिलती रहती, मैं तो बहुत ओपन हूँ, मैं तो अपनी चीज़ों को बताते रहता हूँ, आप लोग पिक कर लीजिएगा। और फिर कनेक्टेड रहेंगे। और यही जीवन है एक्चुअल में। जीवन बड़ा विशाल है, बहुत अद्भुत है। और इसको पूरी तन्मयता के साथ आपको सीखना होगा। बहुत सारे लाइफ होते हैं, हम लोग ज़्यादातर अगर सर्वे देखा जाए ना, तो 80% 90% लोग ना दो तरह के जीवन में ही समेट के रह जाते हैं। एक तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। और उसका भी रेशियो ये है, प्रोफेशनल लाइफ 95%, पर्सनल लाइफ 5%। और घर में गए तो कलह कलेश, और जहाँ भी गए तो कलह कलेश या तनाव। तो इनमें ज़्यादातर सर्वे आप देखे होंगे। लेकिन हमको बहुत सारे एकदम बहुत बड़ी लाइफ है। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल लाइफ। फिर आता है पॉलिटिकल लाइफ। आपको रणनीतिक भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई खेल के चला जाएगा आपको, है। खेल सियासत का जारी है, कदम कदम पे मक्कारी है ना। पटियाल हो घूम घूम रहा है जो थोड़ी बहुत खुददारी है। किससे करें शिकायत, बोलो जब चोर और पुलिस में यारी है। कत्ल हुए सच कहने वाले, अब लगता है किसी की बारी है। तो आप ये सिलसिला जारी है, तो इसलिए आपको ना पॉलिटिकली भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास रहने वाले लोग शतरंज खेल सकते हैं। फिर उसके बाद होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ। तो बहुत सारे लाइफ का संगम होता है जीवन। फिर उनको आप इस 24 घंटे में पिरोना है ना। बांसुरी बजाना है, जीवन का संगीत बजाना है। और सबसे बड़ी बात, त्यागना है। बहुत सारी चीजों को त्यागना है, लेके चलने में दिक्कत है। त्यागते जाएंगे मिलता जाएगा। जैसे अभी क्रांति कुमार जी बैंक से आए हैं ना, वो त्यागे नहीं होंगे, अभी बैंक को पकड़ के लेके आए होंगे, एनपीए वनपीए बहुत सारा चीजें। तो वो दिक्कत होगा। तो हम तो, हमारे पास तो हल्का है, हल्के रहना है। और वजन ज्यादा है तो कितनी देर चलेंगे। तो त्याग करना बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे आप त्यागोगे ना, आपको वो चीजें मिलने लगती है। आप त्याग करके देखिए, है ना विजन जी। जय जगन्नाथ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, उड़ीसा तक? जी सर, जय जगन्नाथ सर। आ पहुंच रहा है गई। सर। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? हिंदी में समझ में आता है आज्ञा? बेहतरीन सर, आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। जैसे मैं जो बोलता हूँ, हालांकि मतलब मेरा मदर टंग भी उड़िया है, लेकिन मतलब मैं पूरा बोल सकता हूँ, सब चीज़ है ना वहाँ। लेकिन आप हिंदी में हैं तो आप लोग को तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जी। एक बार फिर से बोलता हूँ कि नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजों की ताकत भी पतवार हो गई। और यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो चाल धीमी रखिए भले, और लेकिन लगातार रखिए, जीत अवश्य होगी। आज हम एक सेशन पढ़ेंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक के एक महत्वपूर्ण स्कीम्स के बारे में है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सवाल हर एग्जामिनेशन में आते हैं, हर एक स्केल में आते हैं। आज चर्चा करेंगे हम भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, जिसको आईओस 2021 बोलते हैं, 2021। आज का सेशन हम लोग इस पर पढ़ेंगे, छोटा सा सेशन है। कोई सवाल होगा तो मन में बिल्कुल मत रखिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। तो इसको क्रम तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो योजना है, 12 नवंबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने लागू किया, और उसका नाम दिया गया आईओस 2021 स्कीम। आरबीआई आईओस 2021 स्कीम, इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिजॉल्व कस्टमर ग्रीवेंसेज इन रिलेशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। पहले ये क्या, बैंक से जुड़ा हुआ था। नॉन बैंकिंग फाइनेंस, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उनसे जुड़ा हुआ था। और साथ ही पेमेंट और सेटलमेंट के तहत जो पेमेंट एग्रीगेटर थे, पेमेंट करने वाले थे, सेटलमेंट थे, उनसे जुड़ा हुआ था। अभी इसको क्या किया, आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने
12 नवंबर 2021 को ये जो योजना शुरू की, भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना, इन्होंने क्या किया, पहले 3 योजनाएं चलती थी ओम्बुड्समैन की। एक योजना थी बैंक के लिए, एक योजना थी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, और एक योजना थी डिजिटल लेन देन के लिए ओम्बुड्समैन योजना, जिसको पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत देखा जाता था। तो 3 स्कीम थी। तो भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ये तीनों स्कीम्स को इंटीग्रेटेड कर दिया, एकीकृत कर दिया, और एक योजना चालू चालू करी, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना। तो 3 योजना क्या थी? पहली योजना थी जो ओम्बुड्समैन बैंकिंग संबंधित शिकायतों या सेवा से संबंधित कमियों के उठाए गए शिकायतों के समाधान को देखती थी, उसको बोलते थे बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना, जो 2006 में शुरू की गई थी। दूसरा, बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज से रिलेटेड जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके लिए ओम्बुड्समैन योजना थी, जो 2018 में शुरू की गई थी। और फिर डिजिटल जो लेन देन है उनसे जुड़ी हुई ओम्बुड्समैन योजना थी, 2019 में चालू हुई थी। ये 3 योजनाएं थी, तीनों को मर्ज कर दिया और भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य ये था कि टू रिजॉल्व कस्टमर ग्रीवेंसेस इन रिलेशन टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी। जो भी आरबीआई के रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, उनके द्वारा जो भी कस्टमर सर्विस दिए जाते हैं, उनमें अगर ग्रीवेंसेस हैं तो उनको त्वरित गति से और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हल करना है, समाधान करना है, निर्णय लेना है अंडर ए सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। To resolve customer grievances in relation to service provided by RBI regulated entities in an expeditious and cost effective manner under a single integrated framework। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जितने भी उपभोक्ता हैं या ग्राहक हैं, उनके शिकायतों का त्वरित और निशुल्क समाधान करने के लिए एक नई योजना लाए, जिसको इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना है, और जो आरबीआई से रेगुलेटेड होने वाले सारी संस्थाओं पर लागू होता है। ये इसका उद्देश्य है। इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्कीम्स, इट अप्लाइज टू ऑल आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। तो जैसा कि तीनों बैंक के लिए एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन था, एनबीएफसी के लिए ओम्बुड्समैन स्कीम 18 था, और पेमेंट सेटलमेंट ओम्बुड्समैन स्कीम्स तो 2019 था। तीनों को मर्ज करके 2021 कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और ऑल ओवर कंट्री में इसको लागू कर दिया। और इसके पहले की जो 3 स्कीम्स थी जो हमने अभी पढ़ा, उन सब में को सुपरसीड कर दिया और नई स्कीम लॉन्च कर दिया। अब ये ओम्बुड्समैन में एक ये बात है कि ये जो है ना, बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है बैंकों के कंप्लेंट्स या रेगुलेटेड एंटिटीज के कस्टमर कंप्लेंट को फास्टली तरीके से रिजॉल्व करने के लिए। इस सर, इसमें हाँ जी। प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बहुत रुक रुक के आ रहा है। मैंने आपने जो तीन बताए भी वो समझ में भी नहीं आया, और बहुत रुक 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 रहा है आज। मतलब पॉश हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो क्या ये असुविधा और दूसरे साथियों को भी हो रही है कि हमारे अनुज जी को हो रही है? मुझे लगता है। नहीं सर, आवाज आ रही है, पूरी आ रही है। आवाज आ रही है, सब सही आ रही है। ठीक है रहा है सर, कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्या होता है, मेरे यहाँ बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क है, कोई बाधा नहीं है। हो सकता है अभी भी आपके रुक end में गया, कोई अभी भी बाधा रुक हो। गया। हाँ, तो हो सकता है आपकी तरफ कोई बाधा हो। तो एक वोटिंग कर लेते हैं। तो अ, मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से पहुंच रही है, ऑडियो वीडियो? तो ठीक है। बोलिए हाँ। हाँ। और मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही अच्छे से तो बोलिए ना। तो हाँ बोलने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ऐसा ध्वनि मत से हम पारित करते हैं। मेरी आवाज़ पहुंच रही है, और ये सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कई बार होता है ना, हम लोग का डाटा वगैरह का या नेटवर्क वगैरह का इशू होगा, कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड भी तो कर रहे हैं, उसको सुनाई देंगे आपको बाद में भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या है,
जो की डेफिनेशन इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम में जो रेगुलेटेड एंटिटी वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जिनमें बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर वो हैं। अब इसमें जो कंप्लेंट है वो रिटर्न या डिजिटल ग्रीवेंसेस अगेंस्ट सर्विस डेफिशिएंसी ही दे सकते हैं। इसमें सर्विस डेफिशिएंसी को जो है फोकस किया गया है कि जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो ग्राहकों को जो सेवा देते हैं उनमें अगर कोई डेफिशिएंसीज है तो उनका इशू या उनकी समस्या का समाधान त्वरित गति से करने के लिए ये योजना बनाई गई है। डेफिशिएंसी इन सर्विस एक पार्ट है की डेफिनेशन। इन एडवोकेसी आर शॉर्ट कमिंग इन द एक्सपेक्टेड सर्विस। अगर एक्सपेक्टेड सर्विस में कोई शॉर्ट कमिंग है या अपर्याप्तता है या सर्विस में कमी है तो ये चीज़ों के जो शिकायत हैं वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म में रेस किए जा सकते हैं और उनका समाधान त्वरित गति से ये इस योजना के तहत प्रतिबद्ध है। इसमें अपीलेट अथॉरिटी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ आरबीआई डिपार्टमेंट हैं। पहले यहाँ पर जो है डिप्टी गवर्नर थे, लेकिन अभी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे दिया। अपीलेट अथॉरिटी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज आरबीआई डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कंप्लेंट पढ़ेंगे हम लोग। एक सवाल आता है, सिंपल सी बताते जा रहे हैं, भी बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं है, बातों बातों में आप सीख जाएंगे कि यहाँ पर ओम्बुड्समैन कौन है। तो आरबीआई ने जो ओम्बुड्समैन नियुक्त करते हैं वो आरबीआई के कोई सीनियर मोस्ट अधिकारी को नियुक्त करते हैं, जो रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा सेवा में कमी अगर पाई गई तो उनके विरुद्ध शिकायत के निवारण के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है और वो जो है जीएम या उससे ऊपर के होते हैं, उन रैंक के वहाँ पर होते हैं। और एक डेप्यूटी ओम्बुड्समैन भी नियुक्त करते हैं जो डीजीएम एंड डीजीएम लेवल के होते हैं। और ओम्बुड्समैन जो होते हैं जीएम या उसके ऊपर के रिजर्व बैंक के अधिकारी होते हैं। तो दो पार्ट है, एक ओम्बुड्समैन भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि महाप्रबंधक या उससे ऊपर जो है मुख्य महाप्रबंधक, इस लेवल के अधिकारी को ओम्बुड्समैन नियुक्त किया जाता है। और एक डेप्यूटी ओम्बुड्समैन होते हैं जो डीजीएम रैंक के अधिकारी को रखते हैं और ये कस्टमर के शिकायत के समाधान को त्वरित गति से हैंडल करते हैं। अब इसके फ्रेमवर्क का लाभ क्या है, मतलब अगर देखेंगे ग्राउंड क्या है, इसको क्या क्या ग्राउंड पे कंप्लेंट कर सकता है, ये पहला हम लोग इस स्क्रीन पर देखेंगे। Grounds for raise the complaint on RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021. Complaints can be lodged for किस किस चीज के लिए कंप्लेंट लॉन्च किया जा सकता है। तो सबसे पहले सर्विस डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी लॉस। सर्विस डेफिशिएंसी को फोकस किया गया है। सर्विस इंडस्ट्री में होने के नाते हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि हम ट्रस्टी हैं, ग्राहक हमारे पास जुड़ता है, ऑन बोर्ड होता है और एक बेहतर से ग्राहक सेवा के लिए हम लोगों ने एक चार्टर्ड बनाया हुआ है। और उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी है, चाहे वो मॉनेटरी लॉस हो नॉन मॉनेटरी लॉस हो, वो इशू रेज कर सकते हैं। फिर नॉन रिस्पॉन्स या अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स फ्रॉम आरईज। आरईज का मतलब रेगुलेटेड एंटिटीज। अगर कोई सर्विस आप दे रहे हैं या कस्टमर ऑन बोर्ड हुआ है, अगर वो कोई चीज पूछ रहा है तो आप रिस्पॉन्स तो करिए महाराज। रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो नॉन रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है, वो आप पे ट्रस्ट किया हुआ है, आपको इसके लिए लाइसेंस मिला हुआ है, तो ग्राहक अगर कोई चीज पूछ रहा है आपसे तो आपको रिस्पॉन्स करना है। तो नॉन रिस्पॉन्स हुआ तो भी कंप्लेंट रेज कर सकता है, या रिस्पॉन्स किए और वो अनसेटिस्फैक्टरी हुआ, वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो भी भारतीय रिजर्व बैंक में इसमें कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट मस्ट फर्स्ट बी लॉज विद इन द रेगुलेटेड एंटिटी। भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि भाई आपको दिक्कत हुई, कोई समस्या हुई तो सीधे मेरे पास मत चले आना, पहले
उस रेगुलेटेड एंटिटीज के पास जाना, उनका हम एक्सलेशन उनको हम बना के दिए हैं कि बैंक के पास एक ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म है। अगर आप उनकी सेवाओं में कमी है या सेवा प्रदाता के द्वारा कोई इनएडुकेसी दिखाया गया है या कोई मॉनेटरी लॉस हुआ है या कोई नॉन रिस्पॉन्स की एक्टिविटी हुई है या अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स हुई है, तो आप सीधे आरबीआई मत चले आइए, पहले उस रेगुलेटेड एंटिटीज के पास जाइए, उनके हायर अथॉरिटी में कंप्लेंट करिए, उनके पास एक इंटरनल ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म है, उसके बाद ही आप आरबीआई में आइए। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। तो पहले बोलते हैं कंप्लेंट मस्ट फर्स्ट बी लॉज्ड विद इन द रेगुलेटेड एंटिटी। अगर ये पहले कंप्लेंट बैंक को नहीं दिया है, आरई को नहीं दिया है, तो आरबीआई में जाएगा तो नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा। अब आते हैं नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट। कौन कौन से कंप्लेंट है जो नॉन मेंटेनेबल हो जाएंगे? तो पहला तो यही है कि अगर कोई उस सेवा में कमी है, कोई शिकायत है और वो रेगुलेटेड एंटिटी को नहीं बताया पहले, नॉन मेंटेनेबल हो गया। दूसरा है कॉमर्शियल डिसीजन। बैंक क्या करता है, उसके पास लोन का अप्रूव पॉलिसी होता है या कोई कॉमर्शियल डिसीजन होता है, बैंक का व्यापारिक कोई निर्णय लिया गया है, कोई वेंडर डिस्प्यूट है, तो ये जो है आरबीआई के ओम्बुड्समैन स्कीम के दायरे से बाहर होता है, नॉन मेंटेनेबल होता है। और अगर ऐसा कोई केस है जो किसी कोर्ट में पेंडिंग है, ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, आर्बिट्रेटर के पास है, तो वो केसेस भी यहाँ पर नॉन मेंटेनेबल हो जाते हैं। मान लीजिए कोई प्रकरण है, कोई शिकायत है और वो शिकायत कहीं पर किसी कोर्ट में केस दर्ज है, तो उस केस का नंबर और प्रूफ दे दीजिए, वो यहाँ से आरबीआई से हट जाएगा। कोई ट्रिब्यूनल में है, कंज्यूमर कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, डीआरटी में है, एनसीएलटी में है, ये सारे केसेस अगर कहीं हैं तो वहाँ पर वो केस नंबर दे दीजिए, कंप्लेंट नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा। जनरल ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट के लिए कोई सामान्य ग्रीवेंसेस रेज कर रहे हैं जिसमें सेवा का कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई मॉनेटरी लॉस का है ना, तो वो जनरल ग्रीवेंसेस भी इसमें मेंटेनेबल नहीं होंगे। फ्रेबुलस, एब्यूसिव आर टाइम बार कंप्लेंट। ऐसे कंप्लेंट जिनका समय बीत चुका है, टाइम बार्ड कंप्लेंट है, तो वो कालातीत कंप्लेंट हैं, तो वो भी नॉन मेंटेनेबल होंगे। दूसरा, कोई फ्रेबुलस कंप्लेंट मतलब ऐसे ही फालतू कंप्लेंट किया हुआ है ना, जिसका कोई और छोर नहीं है, तो वो भी नॉन मेंटेनेबल होगा। या कोई अपमानजनक टिप्पणी, कोई गाली गलौज, एब्यूसिव लैंग्वेज, ऐसे टाइप का, जिसमें कि सम्मान पर आँच आ रही है, अपमानजनक कोई कंप्लेंट किया है, वो भी नॉन मेंटेनेबल होगा। ठीक है, तो ये आप देख लिए क्या क्या कंप्लेंट सर्विस रिलेटेड, चाहे वो मॉनेटरी लॉस हो, नॉन मॉनेटरी लॉस हो, नॉन रिस्पॉन्स हो या अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स हो, तो कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन पहले बैंक को जाना पड़ेगा, पहले बैंक को मौका देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आरबीआई में जाएगा। और अगर कोई कॉमर्शियल डिसीजन है, वेंडर डिस्प्यूट है, या एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का डिसीजन है, या कोई केस कंज्यूमर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर के पास है, या कोई जनरल ग्रीवेंसेस है मैनेजमेंट के अगेंस्ट, और कोई फ्रेबुलस और एबिश्यू टाइम बार कंप्लेंट है, तो भी नॉन मेंटेनेबल होगा। अब कंप्लेंट रिड्रेसल प्रोसेस। सबसे बड़ी बात है, इस फ्रेमवर्क के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है बहुत सरल है, मतलब इसमें कोई भी पहुंच सकता है। इसकी प्रक्रिया 24x7 है। एक वेबसाइट है, cms.rbi.org पर है, और वहाँ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो जाते हैं, फ़ोन नंबर दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर, वहाँ से कंप्लेंट दर्ज हो जाते हैं, मेल के माध्यम से हो जाते हैं, फ़ोन करके हो जाते हैं, लिखित शिकायत देंगे तो हो जाएगा, ईमेल करने से हो जाएगा। इसकी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत सरलीकरण है। दूसरा, इसकी खास बात यह है कि ये जो पोर्टल है, ये शिकायत देश के किसी भी हिस्से से की जा सकती है, चाहे शिकायतकर्ता किसी भी शाखा पता कहीं का भी हो, कहीं भी कर सकता है। दूसरा ये है कि पूरे देश में वन नेशन वन ओम्बुड्समैन है, इसकी स्थापना की गई इस योजना के तहत, और उसका
सीआरपीसी जो है चंडीगढ़ में रखा गया है, जिसको सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर कहते हैं। तो इसका सरलीकरण किया गया है। कंप्लेंट्स टू बी फिल्ड एट cms.rbi.org.in आर सबमिटेड फिजिकली, या यहाँ पर एक नंबर भी है टोल फ्री 14448, 14448 पर अगर कॉल करेंगे 10 AM to 6 AM तो वहाँ कॉल दर्ज हो जाएगा। 24/7 में आप इस वेबसाइट पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं cms.rbi.org.in पर। फिर उसके देश के किसी भी हिस्से से कहीं से भी कर सकते हैं। और ये वन नेशन वन अम्बुड्समैन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक सीआरपीसी बनाया गया है जहाँ पर इसकी स्क्रूटनी होती है, और फिर उसके बाद जो 22 ओम्बुड्समैन ऑफिस हैं वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रिजॉल्व होने के लिए। सीआरपीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, जो चंडीगढ़ में है। और ये ऑनलाइन जो पूरा ये सिस्टम हुआ है, एमआईएस हुआ है, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि शिकायत की स्थिति का रियल टाइम ट्रैकिंग हो पाए, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाए कि शिकायत किस किस फ्लो से रूट हुआ है, और एक राष्ट्र एक ओम्बुड्समैन के दृष्टिकोण में सुविधा मिल पाए। और ये रियल टाइम ट्रैकिंग होने की वजह से अगर जहाँ जहाँ का केसेस कम है वहाँ पर वो ऑटोमेटिक वहाँ पर फ्लो हो जाता है। इसलिए आप देखे होंगे इस योजना में उत्तर प्रदेश की शिकायत है, बंगाल कोलकाता के बीओ हैंडल कर रहे होते हैं, या कोलकाता की शिकायत है वो गुवाहाटी के बीओ हैंडल करते हैं, या गुवाहाटी का शिकायत है तो चेन्नई वाले हैंडल करते हैं, क्योंकि ये सीआरपीसी जो है ऑटोमेटिक मोड पे वो शिकायत को ट्रांसफर कर देता है। फिर इसमें सारी ट्रैकिंग जो है वो कस्टमर देख सकता है, उसको इंटीमेशन भी मिलता है। और उसके बाद अगर शिकायत बंद हुई या उसका कोई विवरण है तो उसका सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन तरीके से उसको मिलता है। तो रिजोल्यूशन थ्रू फेलिसिटेशन, कॉन्सिलेशन एंड मेडिएशन एंड अवार्ड, ये सारी चीज़ें जो है इसके माध्यम हैं। एक तो है कि रिजोल्यूशन हो, फेलिसिटेशन हो जाए, आरबीआई गाइड कर देता है कि भाई ऐसे कर लो। कॉन्सिलेशन है, दोनों का कॉन्सिलेशन करा लिया, मध्यता करा लिए, या अवार्ड देते हैं, डिसीजन जिसको देते हैं कि ये अवार्ड है, आपको इतना पेमेंट कर लीजिए और ये केस बंद होगा। तो ये कंप्लेंट रेडियल प्रोसीजर है। और फिर उसके बाद उसका जो शिकायत है उसको एड्रेस किया जाता है और केस को क्लोज किया जाता है। इसमें जो प्रक्रिया है, ये जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई भी शिकायत पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से सीआरपीसी चंडीगढ़ में मिलता है तो वो प्रारंभिक जांच करता है ये मेंटेनेबल है नॉन मेंटेनेबल है, फिर उसको एक्सेप्ट करता है, अपलोड करता है, और फिर उसके बाद उसको ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो वहाँ पर डील होता है, और डील होने के बाद 15 दिनों का समय के अंदर एक फर्स्ट रिप्लाई सबमिट करना होता है बैंक के पोर्टल, बैंक या रेगुलेटेड एंटिटी को। जैसे ही आरबीआई से किसी रेगुलेटेड एंटिटीज को वो कंप्लेंट दर्ज होती है तो उनको 15 दिनों के अंदर एक रिप्लाई देना जरूरी है। अगर वो 15 दिनों के अंदर रिप्लाई नहीं देते हैं तो एक्स पार्टी अवार्ड होगा, उसमें अपील की सुविधा नहीं है। और पूरी तरह से समस्या का रिस्पॉन्स या रिजोल्यूशन या सारी चीज़ें सबमिट करने के लिए जो समय होता है वो 30 डेज का होता है। तो यहाँ पर अवार्ड और कंपनसेशन की अगर बात करें तो इस योजना में मैक्सिमम अवार्ड कंपनसेशन इज अप टू ₹20 lakhs फॉर लॉस। अगर किसी को लॉस हुआ है तो मान लीजिए 1,000 का लॉस हुआ है, तो 1,000 तो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, प्लस उसी के बराबर बराबर 1,000 जो है उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। या अगर इसमें मैक्सिमम कंपनसेशन जो है 20 lakhs है, और मेंटल एगोनी के लिए मानसिक क्षतिपूर्ति अगर हुआ तो उसके लिए 1 लाख रुपए। तो दो चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में यही सवाल पूछता है कि रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम में मैक्सिमम अवार्ड कंपनसेशन की राशि कितनी है, 20 लाख। और मेंटल एगोनी के तहत जो अवार्ड कंपनसेशन की राशि कितनी है, 1 लाख मैक्सिमम। अब
इसका जो कंप्लायंस है वो रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा करना अनिवार्य है। ये अवार्ड और कंपनसेशन आने के बाद अपील की जा सकती है। बैंक भी अपील कर सकते हैं और कस्टमर भी अपील कर सकता है। कंप्लेनेंट ऑब्लिक रेगुलेटेड एंटिटी में अपील टू आरबीआई अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 डेज। तो जैसे कोई केस प्रकरण आपने सबमिट किया, शिकायत का जवाब आपने सबमिट किया, रेजोल्यूशन सबमिट किया, आरबीआई जो है सारी चीज़ें करने के बाद काउंसलिंग फिर उसके बाद फेलिसिटेशन, मेडिएशन, ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर अवार्ड दे देता है, और अवार्ड जो है रेगुलेटेड एंटिटीज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो 30 दिनों के अंदर वो अपीलेट अथॉरिटी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई हैं मुंबई में, वहाँ पर वो अपील कर सकते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में, इस स्कीम में ये कहा गया है कि अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटीज जो है अपील करता है, तो अपने जो बैंक है या रेगुलेटेड एंटिटीज है वहाँ के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की परमिशन होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको अपील करना है तो आप सीधे जाके अपील नहीं कर सकते, आपको अपने जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से आपको अनुमति लेके ही अपील करना है, क्योंकि अपील जो है रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हो रहा है। अथॉरिटी कैन डिसमिस, मॉडिफाई एंड रिमांड द ऑर्डर। तो जो अथॉरिटी है, अपीलेट अथॉरिटी, वो डिसमिस कर सकता है, केस को मॉडिफाई कर सकता है, और फाइनल डिसीजन बाइंडिंग एज पर स्कीम्स, फाइनल डिसीजन कर सकता है। डिस्प्ले एंड अवेयरनेस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि ये मैंडेटरी है कि सारे रेगुलेटेड एंटिटीज मस्ट प्रोमिनेंटली डिस्प्ले द स्कीम डिटेल। सभी लोग जो हैं इस योजना के डिटेल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट प्लेस में, जहां पर ग्राहकों को, कस्टमर्स को देख सकें, वहां पर डिस्प्ले करें। और जो भी बैंक हैं वो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे, जिसे पीएनओ कहते हैं, और ये महाप्रबंधक होते हैं। ये प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर नियुक्त होते हैं एक रेगुलेटेड एंटिटी में, और ये जो है पूरी जवाबदेही होती है उस इंस्टीट्यूट की, रेगुलेटेड एंटिटीज की या बैंक की, वो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर कहते हैं। और ये जो स्कीम्स की कॉपी है बैंक के वेबसाइट में, ब्रांचेस में अवेलेबल होनी चाहिए। अब इसमें देखिए कि कुछ चीज़ें जो है मैं बातों बातों में बता देता हूँ। वर्तमान में 22 ओम्बुड्समैन कार्यालय काम कर रहे हैं। शिकायत कर सकते हैं, फ़ोन से कर सकते हैं, लिखित से कर सकते हैं, cms.rbi.org.in पे कर सकते हैं, 14448 पे कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने जो है 10 क्षेत्रीय भाषा, हिंदी अंग्रेजी, मतलब टोटल 12 भाषा में इन्होंने भी सुविधा दिया है। और ये जो संपर्क केंद्र हैं, यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जहाँ पर हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है या छुट्टी है, उनको छोड़ के ये उपलब्ध है। तो टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक शिकायत जो है दर्ज की जा सकती है। मतलब कितना सरल है प्रोसेस इसका। सर इनके नंबर क्या है सर? 14448। क्या है ट्रिपल आप बताइए। 14448। ठीक है। तो वहां पर जो है ये टोल फ्री नंबर है, वहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, फोन करके भी शिकायत दर्ज कर लेंगे, वहां पर शिकायत दर्ज हो जाएगा। अब इसमें जो है जो शिकायत करता है उसको जो है कितना समय मिलता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कि कोई भी ग्राहक की अगर सेवा संबंधित कमी है तो वो पहले उस रेगुलेटेड एंटिटीज के पास जाएगा और शिकायत करेगा। अगर उसकी शिकायत नहीं सुनी गई, तो या उसकी शिकायत का जवाब अनसेटिस्फैक्टरी रहा, तो वो ग्राहक जो है अब उसको जवाब मिलने से, या वो शिकायत किया उसके 30 दिनों के बाद जो है वो आरबीआई में जा सकता है। मतलब एंटिटी के पास 30 दिनों का समय होता है कि जो भी ग्राहक उसके पास कोई इशू रेज करने आया है या कोई शिकायत करने आया है, तो 30 दिन तक वो रिजॉल्व कर दे या रिप्लाई दे दे, रिस्पॉन्स दे दे। अगर आज शिकायतकर्ता शाखा में आया है, बैंक शाखा में, और शिकायत रेज किया है, और आप कोई जवाब नहीं देते हैं,
तो 30 दिनों के बाद तक इंतजार करेगा, उसके बाद ओम्बुड्समैन जा सकता है। या आज शिकायत किया और कल आपने जवाब दे दिया और उस जवाब से असंतुष्ट है, तो वो तुरंत वो जाके उसके बाद उसके लिए फिर लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि शिकायत का जवाब तो आपने दे दिया, तो वो आरबीआई के साइट पे जाके कंप्लेंट कर सकता है। तो अगर आज शिकायत किया और आज ही आपने जवाब दे दिया और जवाब से असंतुष्ट है, तो कल वो आरबीआई में चला जाएगा। लेकिन आज शिकायत दिया और आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो 30 दिनों तक का गैप है, 30 दिन के बाद ही हो जाएगा, क्योंकि अभी बैंक उस पर काम कर रहा होगा, ऐसा दिया गया है। इसकी एक और बात भी है। आरबीआई कहते हैं कि आज की शिकायत अगर आज ही रिजॉल्व हो जाती है तो उसका रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। रिजॉल्व हो जाने की बात कही है ना। रिजॉल्व नहीं होगा तो शिकायत का रिकॉर्ड रखना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि अगर शाखा में कोई शिकायत करने आते हैं और आज की शिकायत 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व कर दिया आपने, तो उसका रिकॉर्ड नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन 24 घंटे के बाद किए तो रिकॉर्ड आप रखना है। दूसरी बात, भारतीय रिजर्व बैंक ने ये मार्गदर्शन दिया है कि अगर कोई शिकायतकर्ता शाखा में आता है और शिकायत रेज करता है, तो आपको उसको एक्नॉलेज करना है। और वो एक्नॉलेज करने के लिए उन्होंने 3 डेज का समय दिया है, 3 दिन के समय में एक्नॉलेज करना है, ठीक है। और शिकायत जो है शाखा में मिलने पर बैंक की अलग अलग इंटरनल पॉलिसीज है, जिनमें उन्होंने एक टेट दिया हुआ है कि शाखा स्तर पर होने पर जो है वो 12 दिन का, आरओ स्तर पर 15 दिन का, जेडओ स्तर पर 18 दिन का, सेंट्रल ऑफिस स्तर पर 21 डेज का, ऐसे अलग अलग बैंकों का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। कई जगह शाखा स्तर पर अगर कोई शिकायत का रेजोल्यूशन होना है तो 7 दिन का समय, आरओ में है तो 10 दिन का, और सेंट्रल ऑफिस में है ओके हेड ऑफिस में है तो 15 दिन का। ये अलग अलग इस अपने बैंक के आपके स्कीम्स के आधार पर है। तो उस टाइम में उनको रिजॉल्व करना है। और उसमें आरबीआई ने ये भी कहा है कि अगर शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करी और आपने उसका समाधान कर दिया तो बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप कस्टमर ने शिकायत करी और आप उसे सेटिस्फेक्शन ले लिए तो और अच्छा है जी, ये बढ़िया है एकदम, और बढ़िया है। लेकिन उसने अगर शिकायत दी और आपने उसका जवाब ही दिया, समाधान नहीं हुआ, जवाब दिया, तो बोल रहे हैं वो जवाब तभी मान्य होगा जब वो आपके इंटरनल ओम्बुड्समैन में वेट किया है उसके जवाब को, उसके जवाब का मूल्यांकन किया है कि जवाब सही दिया गया, तभी होगा, ठीक है। और अगर किसी कंप्लेंट को आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप अपने इंटरनल ओम्बुड्समैन से वेटिंग करा के ही रिजेक्ट करेंगे। तो ये कंडीशन आप जान लीजिए। ग्राहक शिकायत लेके आए, शिकायत का समाधान हो गया, वेल गुड। ग्राहक शिकायत लेके आए, शिकायत का समाधान हो गया, वो सेटिस्फेक्शन दे दिया, एक्सीलेंट। अगर ग्राहक शिकायत लेके आया, सवाल लेके आया और आपने जवाब दे दिया, वो जवाब वैलिड नहीं होगा, वो जवाब आपको वेटिंग कराना पड़ेगा अपने इंटरनल ओम्बुड्समैन से कि हम हमें ग्राहक ने शिकायत इस रेज किया और हमारा जवाब ये है महोदय, हमारे जवाब को आप हमारे जवाब के आधार पर सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं है, आप हमारे जवाब को वेट कर दीजिए, हमारे जवाब को सत्यापित कर दीजिए। तो अगर जो इंटरनल ओम्बुड्समैन होते हैं जो कि बाहर से अपॉइंट किया जाता है दूसरे बैंक से, तो वो जीएम रैंक के होते हैं, नेशनलाइज बैंक के लिए, आरआरबी के लिए डीजीएम रैंक के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको वेट करते हैं कि शिकायत ये थी, बैंक ने जो जवाब दिया है वो युक्ति संगत लगता है, मैं इन बैंक के जवाब से मतलब उसमें एग्री करता हूँ, ऐसा लिख के देंगे तो वो फिर जवाब मान्य होगा, अदरवाइज वो जवाब मान्य नहीं होगा। और अगर ग्राहक की शिकायत रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्शन भी उनसे वेट होना चाहिए। तो ये बात हो गई आप। तो जैसे ही कस्टमर ब्रांच में जाएगा, उसको 30 दिन का समय बैंक को मिलेगा जवाब देने के लिए। अगर 30 दिन के अंदर जवाब मिल गया तो ठीक बात है। जवाब नहीं मिला तो वो ओम्बुड्समैन जा सकते हैं 30 दिन के बाद। अगर जवाब दूसरे दिन ही मिल गया, जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो तीसरे दिन चले जाएंगे वो ओम्बुड्समैन में शिकायत दर्ज करने के लिए। तो ये जानकारी जो मैंने बताया, ये बहुत सरल तरीके से बताया। अब इसमें कौन कौन सी शिकायत शामिल नहीं है उसको मैं और एक बार आपको
बता दे रहा हूं जिससे कि आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। ऐसी शिकायत इस योजना में शामिल नहीं है जो सीधे सीधे आरबीआई के पास चला गया हो बिना बैंक के गए। अगर कोई कस्टमर, उसका सेवा में कमी हुआ या उसको कोई मॉनेटरी लॉस हुआ और वो बैंक गए बगैर सीधे आरबीआई के पास चला गया, तो वो इस योजना में नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा। एक बात समझ में आ गई। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, ऐसी शिकायत जो आरबीआई के पास अ, चली गई है, लेकिन वो अभी 30 दिन पूरा नहीं हुआ है, मतलब रेगुलेटेड एंटिटीज के पास शिकायत किया है और अभी 30 दिन पूरा नहीं हुआ है और बैंक ने उसका जवाब नहीं दिया है, उसकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई 30 दिन की, तो भी वो नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा, वो आरबीआई के पास ये नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन है, अगर 30 दिन के बाद अगर जवाब नहीं मिला या जवाब से संतुष्टि नहीं हुआ, तो उस तारीख से लेके 1 साल का समय है उस शिकायत में, वो आरबीआई के पास शिकायत कर सकता है। अगर 1 साल से ऊपर हुआ तो उसको बोलेंगे टाइम बार कंप्लेंट। तो टाइम बार कंप्लेंट भी इसमें नॉन मेंटेनेबल है। मतलब आज ग्राहक ने शिकायत की बैंक में जाके, बैंक के पास 30 दिन का समय है जवाब देने के लिए, बैंक ने जवाब नहीं दिया। अब 30 दिन हो गया, आज तारीख है 19 जुलाई, 30 दिन हो गया 19 अगस्त। 19 अगस्त से लेके 1 साल, मतलब 19 अगस्त 2026 तक 1 साल का समय है, आरबीआई में जा सकता है। जहां 20 अगस्त हुआ 2026, तो वो टाइम बार हो गया, तो भी नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा। ठीक है। चौथी बात है, ऐसे शिकायत जो किसी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हो, कंज्यूमर केस में पेंडिंग हो, कहीं पर वो आर्बिट्रेटर के पास हो, तो वो नॉन मेंटेनेबल होगा। पांचवी बात, अगर कोई शिकायत बैंक के कॉमर्शियल निर्णय से जुड़ा हुआ है, जैसे कि लोन देना, मुझे लोन नहीं मिल रहा है ना, वो कॉमर्शियल डिसीजन है, मुझे लोन नहीं मिल रहा है, तो ये कॉमर्शियल डिसीजन है, तो ये भी नॉन मेंटेनेबल होते हैं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई सा वेंडर डिस्प्यूट होता है, वेंडर डिस्प्यूट होता है, बैंक ने कोई वेंडर के साथ टाई अप किया, उसमें कोई डिस्प्यूट है, तो वो भी नहीं आएगा क्योंकि ये ग्राहकों के लिए है। और अगली बात है कि ऐसी कोई शिकायत जो किसी अन्य अधिकारी को एड्रेस किया गया हो, ओम्बुड्समैन को संबोधित नहीं हो, तो भी नॉन मेंटेनेबल होगा। अगर किसी ने पुलिस को लिखा हुआ है और ओम्बुड्समैन को सीधे नहीं लिखा है, तो भी नॉन मेंटेनेबल होगा। ठीक है। और ऐसी शिकायत जो आरबीआई के अंदर रेगुलेटेड एंटिटीज से जुड़ा ना हो, तो भी नॉन मेंटेनेबल होगा। और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से जुड़ा हुआ या उसी संगठन के काम करने वाले लोगों के बीच जुड़ा हुआ कोई होगा, तो भी शिकायत नहीं कर सकता। अगर किसी ने अपमानजनक तरीके से गाली गलौज किया हुआ है उसमें, तो भी वो नॉन मेंटेनेबल होता है। देखा है, हमने भी देखा है, इतनी गंदी गंदी गालियों के साथ शिकायतें आती हैं, तो वो नॉन मेंटेनेबल हो जाती हैं, क्योंकि ऐसी शिकायतें तुच्छ श्रेणी की होती हैं, अपमानजनक लैंग्वेज इस्तेमाल होता है या तंग करने वाले नेचर के होते हैं, तो उनको रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक है कि मान लीजिए कोई शिकायत की गई हो लेकिन वो कंप्लीट ना हो, कि सर मैं एटीएम गया, 5,000 रुपये का मेरा विड्रॉल निकाला था, लेकिन 5,000 रुपये नहीं निकला, बैंक दुर्व्यवहार किया, बैंक वाले सुनते नहीं है, ऐसा वैसा, मेरे को तो 50,000 का कंपनसेशन दिलाइए, 5,000 ये, 5,000 और और दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन डिटेल दिया नहीं, अकाउंट नंबर क्या है ना, कौन सा एटीएम है, किस तारीख को है, ये सारा डिटेल नहीं दिया, तो अपूर्ण जो शिकायतें हैं वो भी कार्रवाई करने की योग्य नहीं होती हैं, वो नॉन मेंटेनेबल हो जाती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, कई शिकायतें जो हैं एडवोकेट माध्यम से दर्ज की जाती हैं, जो एडवोकेट हैं, तो वो भी नॉन मेंटेनेबल होती हैं। एडवोकेट तभी शिकायत कर सकता है अगर वो खुद से जुड़ा हुआ कोई सर्विस इशू मैटर है, तो कर सकता है, अदरवाइज वो नॉन मेंटेनेबल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियल भी होता है, जब कोई शिकायत ऐसा करता है, तो आप लोग देखिएगा कोई क्या वो व्यक्ति की है क्या,
क्योंकि वो उसकी जानकारी हमको आपको नहीं देना है, आप ग्राहक को ही एड्रेस करेंगे। ग्राहक ने पता चला शिकायत ही नहीं करी है, कोई और किया है उसके उससे, है ना। और एक चीज है जिसमें नॉन मेंटेनेबल होता है, अगर कोई कस्टमर सुझाव मांगा है, गाइडेंस मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है, इस तरह का कोई चीज है तो वो भी नॉन मेंटेनेबल होगा। भाई सीधा समझ लीजिए कि सेवा से रिलेटेड कमी है, या कोई मॉनेटरी लॉस है, या नॉन मॉनेटरी लॉस है, लेकिन नॉन रिस्पॉन्स है या अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स है तो कर सकता है। अदरवाइज बाकी जितनी सारी चीज़ों को मैंने बताया वो नॉन मेंटेनेबल हैं। और जो सारी डिटेल देना बहुत ज़रूरी है, जो जो डिटेल की मैंने बात करी है। और इसमें 15 दिनों के अंदर जवाब एक देना है। 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं देता है रेगुलेटेड एंटिटी तो वो एक्स पार्टी अवार्ड दे सकते हैं। अगर एक्स पार्टी अवार्ड देंगे तो अपील नहीं कर सकते। तो इसका क्रोनोलॉजी ये है, ग्राहक को शिकायत पहले बैंक को देना है, बैंक के पास 30 दिन का समय है, 30 दिन में जवाब मिल जाता है। जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ है तो वो आरबीआई जा सकता है उस दिन से लेके 1 साल तक। अगर बैंक जवाब नहीं देती है तो 1 साल 30 दिन मिलता है। अगर बैंक जवाब दे देती है तो 1 साल का समय मिलता है, जिस दिन से जवाब दिए और अनसेटिस्फैक्ट्री हुआ उस दिन से 1 साल का समय मिलता है। फिर जब आरबीआई में शिकायत दर्ज होती है तो आरबीआई उसको नोडल ऑफिसर को देता है। नोडल ऑफिसर को अलॉट करने के बाद 15 दिनों के अंदर जवाब एक सबमिट होना है, इंटरिम रिप्लाई जिसको बोलते हैं। और 30 दिनों के अंदर पूर्ण तरह से शिकायत का निवारण होना चाहिए। अगर 30 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो आरबीआई अवार्ड कर दे सकते हैं। अवार्ड मैक्सिमम 20 लाख का होगा कंपनसेशन, और मेंटल एगोनी का 1 लाख मैक्सिमम होगा। और जैसे ही अवार्ड पास होगा तो रेगुलेटेड एंटिटीज या कस्टमर अपील कर सकते हैं, जब उनको मिलता है अवार्ड उससे 30 दिनों के अंदर रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास। अगर कस्टमर को अवार्ड एक्सेप्ट नहीं है तो वो 30 दिनों के अंदर वहाँ कंप्लेंट फिर से अपील कर देगा। बैंक अगर स्वीकार नहीं है आरबीआई का निर्णय तो बैंक जो है अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से परमिशन लेके 30 दिनों के अंदर अपील करेगा। तो ये प्रक्रिया है। फिर अपील के बाद उसको वो अपीलेट अथॉरिटी उसको देखेंगे और जो निर्णय देंगे वो सर्वमान्य होगा। फिर अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो फिर कोर्ट कचहरी आप सब कर सकते हैं, बैंक भी जा सकता है और वो भी जा सकता है, मतलब कस्टमर भी जा सकता है। और जैसे ही कोर्ट कचहरी गया तो यहाँ का तो सारी चीज़ें रद्द हो जाती हैं। तो आज के ओम्बुड्समैन स्कीम्स में हम लोग इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। और सर कुछ कुछ सवालों पे हम चर्चा करते हैं। हाँ, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा। मैं पहले सवाल कुछ हल कर लेता हूँ, फिर आप लोग सवाल पूछिएगा, या अगर पर्सनल कोई सुझाव लेना है तो भी पूछिएगा। मुझे थोड़ा ज़्यादा तजुर्बा है, लगभग 5-6 हज़ार केसेस मैं ओम्बुड्समैन में डील कर चुका हूँ, तो मैं आपको अच्छे से सलाह दूंगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि ये सभी ग्राहकों को ये सूचना हो कि वो शिकायत जो है सेवा से संबंधित अगर कमी है तो वो बैंक से नहीं समाधान होता है तो आरबीआई के पास आ सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके लिए एक सिंगल विंडो फैसिलिटी दिया हुआ है शिकायत दर्ज करने के लिए। 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण न होने की स्थिति में ग्राहक जो हैं वो रिजर्व बैंक के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस योजना के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए 14448 पर कॉल कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है cms.rbi.org.in पर विजिट करके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, या फोन करके भी कर सकते हैं। और लगभग 10 क्षेत्रीय भाषा और 2 जो है हिंदी इंग्लिश में इसको सुविधा है। और इसमें जो कॉल करने का समय हिंदी अंग्रेजी में 8 बजे सुबह से लेकर 10 बजे तक, और जो रीजनल लैंग्वेज में है 9:30 बजे से 5:30 बजे तक, नहीं 5:15 तक कर सकते हैं। तो ये सुविधा है। अब हम कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आपके सवाल भी लेंगे या आपसे बात भी करेंगे, आप कोई सा केस पूछ भी सकते हैं। तो क्विज टाइम है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई आईओएस?
आरबीआई ओएस का फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि मैं कई बार बोला हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 12 नवंबर से लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। अंडर विच एक्ट्स इज द आरबीआई आईओस 2021 इम्प्लीमेंटेड? कौन कौन से एक्ट हैं जिनके तहत ये एक्ट के तहत जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाता है इसका? तो आप देखे होंगे जब भी बैंकों में हम काम करते हैं तो ये जब शुरू में इंटीग्रेशन की बात कर रहा था तो मैं बताया था कि एक तो बैंकिंग के लिए ओम्बुड्समैन था, एक वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए ओम्बुड्समैन था, और एक पेमेंट और सेटलमेंट के लिए था। तो ये सब एक्ट से बंधे होते हैं और सेवा देते हैं। तो उनमें कोई कमी हो तो उनका त्वरित निराकरण करता है आरबीआई, और उसके लिए ये ओम्बुड्समैन स्कीम लाए हैं, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। तो यहाँ पर आंसर होगा आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, और आरबीआई एक्ट 1934। ये इस एक्ट के तहत ये इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाता है। What is the maximum compensation for harassment or mental agony under RBI आईओएस? इस योजना के तहत मैक्सिमम कंपनसेशन मानसिक क्षतिपूर्ति या मानसिक प्रताड़ना के तहत कितना है हरासमेंट का? वो है 1 लाख मैक्सिमम है। और व्हाट इज द मैक्सिमम कंपनसेशन फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस अंडर आरबीआई आईओएस? मतलब मैक्सिमम कंपनसेशन अवार्ड इस योजना में कितना दिया जा सकता है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितना दे सकते हैं अनुज जी? मैक्सिमम 20 लाख कर सकते हैं। पहले ये 10 लाख हुआ करता था, जिसे बढ़ाया गया 20 लाख किया गया। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज अलाउड अंडर आरबीआई आईओएस? किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अनुमत हैं या वो उनको अनुमति दी जाती है? ओनली एडवोकेट्स, बैंक एम्प्लॉय, एनी पर्सन एक्सेप्ट एडवोकेट अनलेस द एडवोकेट इज एग्रीड पर्सन। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इसमें कंप्लेंट कर सकता है, वकील को छोड़कर। वकील उसी स्थिति में ही कंप्लेंट कर सकता है जब उसका मैटर हो, उसी से जुड़ा हुआ मैटर हो, तब। अदरवाइज वो कंप्लेंट नहीं कर सकता। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट आफ्टर गेटिंग ए रिप्लाई फ्रॉम बैंक? यहाँ पर टाइम लिमिट पूछा गया कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट इन आरबीआई सीएमएस आफ्टर गेटिंग ए रिप्लाई फ्रॉम बैंक? जब बैंक से रिप्लाई मिल गया तो कितने समय तक ही इसको शिकायत की जा सकती है? 15 दिन, 1 महीना, 1 साल, एक साल, 30 महीना, 30 दिन? तो यहाँ पर सवाल को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। सवाल कह रहा है जवाब मिलने के बाद। तो जवाब मिलने के बाद 1 साल होता है, और जवाब न मिलने की स्थिति में 1 साल 30 दिन होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसको जरा क्लियरिटी में आप रख लीजिए। जवाब मिलने पर 1 साल, जवाब न मिलने पर 1 साल 30 दिन। तो बैंक अगर जवाब नहीं देती है तो ग्राहक के पास 1 साल 30 दिन मिलता है, और जवाब दे दिए तो 1 साल का समय मिलता है। विच पोर्टल इज यूज फॉर लॉजिंग द कंप्लेंट अंडर आरबीआई आईओएस? कौन सा पोर्टल यूज किया जाता है? cms.rbi.org.in पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है। 14448 नंबर इस्तेमाल किया जाता है। रिटर्न कंप्लेंट किया जा सकता है, मेल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। हु अपॉइंट्स द ओम्बुड्समैन अंडर द आरबीआई आईओएस? ओम्बुड्समैन कौन नियुक्त करता है? जो जीएम या उससे ऊपर के रैंक के होते हैं, आरबीआई नियुक्त करता है। डेप्यूटी ओम्बुड्समैन कौन होते हैं? वो डीजीएम रैंक के होते हैं। वो भी आरबीआई नियुक्त करता है। विच एंटिटीज आर कवर्ड अंडर आईओएस स्कीम? आरबीआई आईओएस में कौन से एंटिटी शामिल होते हैं? तो यहाँ पर रेगुलेटेड एंटिटीज का इस्तेमाल किया है, इसलिए ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ आरबीआई आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। वेयर इज द वेयर इज द सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट प्रोसेसिंग सेंटर लोकेटेड? सीआरपीसी कहाँ पर लोकेटेड है? सीआरपीसी चंडीगढ़ में है, और ये चंडीगढ़ में लोकेटेड है। ये सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है, जहाँ पर सारी शिकायतें वन नेशन वन ओम्बुड्समैन के कॉन्सेप्ट से सीआरपीसी चंडीगढ़ में रजिस्टर होती हैं।
वहाँ थोड़ा सा चेकिंग होती है, फिर उसके बाद आवंटन होता है और सभी बीओ में बंट जाता है। वो इस तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम है कि देखता है जैसे 22 बीओ ऑफिस हैं, तो वो देखता है कि कहाँ कहाँ केसेस कम हैं। तो जैसे 22 बीओ ऑफिस हैं, देखता है कि भोपाल में केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, 500 हैं, दिल्ली में 1000 हैं, और कलकत्ता में 200 हैं, लेकिन देखता है कि गुवाहाटी में कम है, चेन्नई में कम है, तो जो नए कंप्लेंट रजिस्टर होंगे वो वहाँ शिफ्ट कर देगा ताकि वहाँ के बीओ से डील होगा, समय बचेगा। ये उनका सिस्टम है। तो आज के सेशन में इतना ही। कोई आपके मन में सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, बहुत आसान होगा बैंक जाना? ये स्क्रीन को देख लीजिए, है ना अनुज जी? ये इसको देख लीजिए, ऐसे ही बैंक जाना होता है, कब चाबी गिरे आप गिरे, है ना? तो इस तरह का चुनौती है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में जो है चैलेंज होता है, चेंज होता है, इमरजेंस होता है, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन होता है। तो इस इंडस्ट्री में आपको जो है बहुत ज़्यादा कला कौशल्य की ज़रूरत है, हौसला की ज़रूरत है, उत्साह की ज़रूरत है, और शारीरिक फिटनेस की ज़रूरत है। तो हौसलों को अपना उड़ान देना सीखिए, हर मुश्किल को आसान बनाना सीखिए, खुद पर भरोसा रखिए हर हाल में, फिर अपने आप को आसमान में देखना सीख लीजिए। तो कारण क्या है? सफल आसमान को सफलता से कोरिलेट करिए, क्योंकि जब आसमान तरफ देखते हैं तो थोड़ा सा आपको एक अच्छा स्वर्ग सा माहौल या सितारा सा माहौल, चमकदार माहौल होता है। तो सफलता भी इसी तरह है जब हम इसको महसूस करते हैं। लेकिन उस सफलता पाने के लिए एसेट लायबिलिटी को याद करिएगा। एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट के दो पार्ट हैं जो बराबर होते हैं। 100 एसेट होगा तो 100 लायबिलिटी होंगे। ठीक उसी तरह जीवन में आपको कोई सफलता मिल रही है ना, तो आपने उसको पे किया है, बराबर बराबर पे किया है, तो सफलता मिलेगी। अगर उसमें आपने 10% कम पे किया है तो 10% कम मिलेगा, क्योंकि आपका बैलेंस शीट अभी बैंक से आते हैं ना, तो आप लोग क्या करते हैं, 100% मिलान करते हैं कि 10 रुपये कम कर देते हो? है अनुज, 100 रुपये कम रख देते हो क्या कैश में? रख, ऐसा तो नहीं है ना? आज अनुज जी तो चले ही गए, उनका नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा है लग रहा है ना? तो आप क्या करते हैं कि पूरा बराबर मिला के आते हैं। तो कोई सवाल कोई साथी पूछ रहे थे, तो वो सवाल ले लेते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हम बात कर लेते हैं, सर, और नहीं हाँ जी। अगर कोई कस्टमर की कंप्लेंट करना है तो बैंक वाले के पावर है तो करने का? कस्टमर की कंप्लेंट क्या 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 कंप्लेंट करना चाहते हो? आपको उससे क्या सेवा ले रहे हो कंप्लेंट कस्टमर नहीं की? सर, नहीं सर, जैसे कोई कस्टमर बार बार परेशान कर रहा है बैंक में। पुलिस में जाइए ना, पुलिस में। आरबीआई में क्या कंप्लेंट करोगे? अच्छा, आरबीआई नहीं कर पुलिस सकते? में जाइए। और पुलिस में जाने के लिए आपके पास पॉलिसी है, फ्रेमवर्क है, कि आप अगर पुलिस में कोई एफआईआर करना चाहते हो तो आप अपने नोडल ऑफिस को बताएंगे, रीजनल ऑफिस को बताएंगे। रीजनल ऑफिस में जो नोडल अधिकारी है उनको पावर है, एफआईआर वगैरह करने की परमिशन देंगे। फिर आप पुलिस में जाओ, पूरी फिर एफआईआर करोगे, है ना? चलिए, ओके सर। भाई ये स्कीम तो सर्विस में कमी, सेवा में कमी का है। और आप कस्टमर से आप क्या सेवा ले रहे हैं? कस्टमर आ रहा है गाली गलौज कर रहा है, मतलब वो बाधा डाल रहा है, तो वो एफआईआर करोगे आप सरकारी कार्य में बाधा का, तो उसके लिए प्रोसीजर है आपका जो एसओपी है ना? और कोई सवाल आपके मन में किसी में बताइए। सर मेरा एक सवाल है। हाँ। सर जी, मेरा एक लोन है, पर्सनल लोन एसबीआई में, ठीक है। जिसमें वो मैं थोड़ा जल्दी रिपेमेंट कर देता हूँ उसमें। जैसे मैं एक सर्विसमैन हूँ, उसके लिए हम्म। उनके सर्कुलर में है वो 6 महीने के बाद मैं उसको क्लोज भी कर सकता हूँ, हम्म। फिर एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर सकता हूँ। ठीक उनके है। सर्कुलर में है। लेकिन वो अभी मेरे लोन को 2 साल के आसपास हो गया है, 1.5 2 साल हम्म। के आसपास। हम्म। जैसे वो मेरे मेरे 9,000 रुपया काट लिए हैं पेनल्टी, लेकिन उनका सर्कुलर के हिसाब से मेरा 6 महीने से पार हो गया है। 6 महीने के बाद ही मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दिया हूँ। तो वो पेमेंट काट दिए हैं। अभी मैनेजर से मैं कंप्लेन भी दे दिया हूँ, पिछले 4 तारीख को। वो मेल भी किए हैं, लेकिन उनका रिप्लाई कुछ और आ रहा है। तो 30 दिन तक सर, इंतजार करिए। हाँ अगर जी। कोई लोन सैंक्शन हुआ है, जी। उन्होंने कॉमर्शियल डिसीजन लिया है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर डिसीजन लिया होगा, सैंक्शन लेटर की कॉपी दिया होगा, एक्नॉलेज्ड हुआ होगा, आपको समझाए होंगे। अगर उसमें कुछ कमी पाया है तो आप उसको पहले उस बैंक को लिखेंगे, बैंक से जवाब आएगा, बैंक के जवाब से आप संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक बात है, संतुष्ट नहीं होंगे तो आप आरबीआई में रजिस्टर कर दीजिए। फिर आरबीआई क्या है, उनको
उनके जवाब बुलाएगा, एविडेंस बुलाएगा, फिर आरबीआई अगर सहमत हो गया तो वो डिसीजन सुनाएगा। उसके डिसीजन से आप सहमत हो तो ठीक है, नहीं सहमत हो तो अपील कर दीजिएगा। आप तो यहाँ पर कस्टमर हैं। ठीक है। जी सर। और बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई बात है तो आप इशू रेज करिए। और नहीं नहीं, वो बैंक। उनके उनके आरबीओ में जो सेक्रेटरी हैं वो मेरे हाँ दोस्त हैं, मेरा हाँ, कॉलेज में। वही मुझे सर्कुलर निकाल के दिया, बोला यार तेरे को नहीं कोई करना बात नहीं। चाहिए। हाँ, तो हाँ आप क्या करिए कि इसको इशू रेज करने के लिए जैसे एसबीआई को दियो, उनको समय दीजिए। 30 डेज का समय अगर हो जाएगा उसके बाद, लेकिन एक्नॉलेज्ड होना चाहिए आपके पास कि आपने कब सबमिट किया। मेल के माध्यम से, है ना, या लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से, वो सबूत होना चाहिए आपके पास। ओके ठीक है सर। ठीक है। थैंक जैसे आप उनको किस माध्यम से शिकायत किए हैं? यू। कौन? मैं जाके फिजिकली बोला था, लेकिन एक्नॉलेज नहीं है अभी। मैं एक मेल कर दूंगा कल। तो कैसे दिखाएंगे उसको कि मैंने ये किया? प्रूफ चाहिए ना। तो आप हाँ प्रूफ मैं कर दीजिए। कल मेल कर देता हूँ, या हाँ आज कर दूंगा, कैसे उनके बैंक के हाँ, साइट में। बैंक के फिर साइड में कर दीजिए। पिछले 30 दिन बाद ही मैं कंप्लेंट रजिस्टर करूंगा। हाँ, उसके बाद एक्नॉलेज उस डेट होगा ना। फिर जी उसके जी। बाद, यानी तो आप रजिस्टर्ड डाक से भेज देते हैं तो वहां से फिर 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है ठीक सर। है विजय जी। थैंक यू। चलिए, तो आशा करता हूँ कि सरल तरीके से आज की ये जो योजना समझ में आया होगा। थोड़ा कैसा लगा आज का सेशन, थोड़ा बता दीजिए आपको बहुत भी। अच्छा सर। अच्छा लगा? बहुत अच्छा सर, बढ़िया लगा। हाँ विजन जी, आप थोड़ा उड़िया में बोल के बता दीजिए कैसा लगा आज का सेशन। केंता लगला बहुत आज्ञा? ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ଭଲ लगला? बुझी ଆଜ୍ଞା। पारला? बुझी पारला? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ओ, जय जगन्नाथ हो आज्ञा। हम्म। हाँ ତାହେଲେ राजेश ଶିଶୁ नंद्रा जी, ଆପଣ। कैसा लगा आपको? हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, हम तो आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए हैं। सर सर मैं ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ हाँ। ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ। ओके, आप, ਔਰ ਮੈਂ आपको ਤਾਂ अच्छा लगा? ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। और दोबारा हाँ। रिपीट हो गया और भी बढ़िया लगा। ओके, बहुत बढ़िया। आप ऐसे सीखते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब, सर सही गल है। हाँ, सफलता असफलता में तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, वो अलग विजन है। और सिर्फ जो आप सीखने की ललक है, वो ज्ञान के प्रति जो आपकी जी चाहत है, ये ना आपको परिणाम इसका ना बहुत चौतरफा है। मतलब आपको उस हाँ, जगह में काम कर रहे हो ना, वहाँ चौकस करता है। जी सर। तो अच्छा सर। ऐसे हाँ आप हाँ सीख जी। गए, आप ना रात को जुड़ के पढ़ना सीख गए ना, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जी सीख गए आप, है हाँ ना। जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक, फिर मेरे वर्गा कोई नहीं हैगा। हाँ राजेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको सीखना होता है ना तो छोटा बच्चा बन जाइए। छोटा बच्चा बनेंगे ना जी तो जल्दी सीखेंगे, है ना। जी सर, ऐसा ही है। जैसे टेक्नोलॉजी सीखना है तो छोटे बच्चे के पास है, उसे दोस्ती कर लीजिए। अपने से कम उम्र वाले लड़के से दोस्ती कर लीजिए, वो सब सिखा देगा, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैंक में इतना टाइम नहीं ना होता सर। हाँ, किसी को ये समझाए या किसी से बात करे, ठीक। ऐसे सिर सुट कर लगे रहते हैं जैसे दिहाड़ीदार लगे रहते हैं। ऐसे हाँ, होता है, आपका पता ही है। बैंक में क्या है, स्पीड से काम करना होता है, एक्यूरेट जी काम सर। करना होता है, और जी ग्राहक सामने खड़ा रहता है, तो उसको टाइम का उसका ध्यान रखना पड़ता है उसको, है ना। तो जी इसलिए सर। बैंक में तो आपको एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल के साथ करना होता है। जी सर। वहां जी पर सर। एक आपकी छोटी सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है, पैसा इधर जा सकता बिल, है, उधर जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक मेरी रिक्वेस्ट थी, हमें इसका थोड़ा ज्ञान नहीं है। जो आपके जीआईबी पार्ट वन हम हमने करना है, वो पहले फर्स्ट पेपर में कौन सा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा, फोर्थ में कौन सा आएगा, ऐसे डिटेल से जरा जानकारी दे दीजिए किसी दिन। हाँ दे दूंगा। कल दे देंगे, कल संडे का दिन ठीक। है ना। कल ठीक ठीक है सर, कल सर। हाँ जी। कल संडे, कल कितने बजे क्लास क्लास लेनी सर? मैं को जब आपकी याद आएगी तब आ जाता हूँ मैं। आपकी याद आ जाए, चलो ठीक। आप लोग ऐसे मन में सोचते रहते हो ना कि सर आएंगे, तो मेरे को ऐसे यहाँ आ जाता है मैसेज, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ स्क्रीन में, है ना। हाँ जी हाँ जी। मैं चल, देखो सर, आपका 11 बजे तक दिल्ली वेट करके फिर सोता हूँ। बहुत बढ़िया। तो इसी ठीक तरह है जी। जीवन है, हल्का फुल्का रहिए, और कोई ठीक। शिकवा शिकायत मत रखिए, सीखते रहिए, जी सर। और धन्यवाद करते रहिए। आप जी। देखिएगा जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ जी। हम्म? ठीक है। थैंक यू चलिए, सर।
ओके। ओके, आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं। आपसे विदा लेते हैं। और आप इस सेशन से जो सीखे होंगे, आप त्वरित ग्राहक सेवा, और अगर कोई शिकायत आती है तो उसका जवाब सही तरीके से दीजिए। अगर फिर भी नहीं दे पा रहे हैं तो आप मेरी मदद ले सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं भी जवाब बना के आपको अच्छे से दे सकता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ एक अच्छी रात्रि देकर आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। नमस्कार जी।